So good morning friends, welcome to my channel Advert Wings and डेली द हिंदू न्यूज़पेपर के बेस्ट एडिटोरियल को लेकर आज जो है दूसरी वीडियो है। एंड आज हम 17 अगस्त 2024 को जो एडिटोरियल आए थे उसमें से बेस्ट एडिटोरियल जो हमने चुना है वो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर। क्योंकि जो है ये टॉपिक क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि कल आपने देखा होगा कि न्यूज़ आती है कि इलेक्शंस जो हैं वो दो स्टेट्स में अनाउंस हो जाते हैं, आपके जम्मू एंड कश्मीर एंड हरियाणा में। एंड अब इलेक्शन जब अनाउंस होते हैं तो उसी डेट से लेकर आपकी रिज़ल्ट की डेट तक जो है उस एरिया में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे पूरा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है क्या, होता क्या है, इसके बीच क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, कहाँ से जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ओरिजिन होता है और इसकी लीगैलिटी क्या है और मौजूदा टाइम में इसकी क्या जो है वैल्यू है, क्या नहीं है। इस सभी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले जो है हम कोटेशन देखते हैं आज की क्या है। तो पहली कोटेशन जो है आज की वो है कि इट इज़ नेवर टू लेट टू बी हु यू माइट हैव बीन। ठीक है, तो जो भी आपको बनना है, बहुत बार ये चीज़ होती है कि हम कोई चीज़ वक्त पर शायद नहीं कर पाते, हम थोड़ा डिले हो जाते हैं, लेकिन तब हम सोचते हैं कि अब हम चीज़ ये नहीं अचीव कर पाते। जैसे हम ये देखते हैं कि जो यंगर एज में यूपीएससी एस्पायरेंट हो गया, यूपीएससी की तैयारी करके क्वालिफाई कर गया, तो हम सोचते हैं कि वही बंदा यूपीएससी कर सकता है। जो अर्ली एज में तैयारी करे वही क्वालिफाई कर सकता है। आप अगर 25 या थोड़े 27, 28 या 30 साल की उम्र में अगर आप तैयारी करना शुरू करें तो हम ये मेंटालिटी रखते हैं कि ये नहीं हो सकता, हम लेट हो चुके हैं। लेकिन कोई भी चीज़ को शुरुआत करने की ऐसा कोई वक्त नहीं होता कि आप इस टाइम पर इस चीज़ की शुरुआत नहीं कर सकते। कभी भी कोई चीज़ जो है वो लेट नहीं होती, सब आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप कर सकते हैं, आप 20 की उम्र में भी कर सकते हैं वही चीज़, आप 25 की उम्र में भी कर सकते हैं वही चीज़, आप 30 की उम्र में भी कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ शुरुआत करने के लिए कोई टाइम जो है वो लेट नहीं माना जाता। ये सब आपकी मेंटालिटी के ऊपर है। तो जो भी बच्चे इस वक्त थोड़े लेट स्टेजेस में भी हैं और ये सोच रहे हैं कि लेट हो गया, अब हम ये चीज़ नहीं कर सकते, अब हमारी उम्र नहीं रही या वक्त नहीं रहा, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ शुरुआत करने के लिए कोई भी वक्त जो है वो लेट नहीं होता, सब आपके ऊपर दारोमदार है। अब हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में जो है इलेक्शन जो है उसकी डेट्स अनाउंस कर दी गई हैं। अगले महीने जो है आपके इलेक्शन हो जाएंगे, नवंबर में शायद इसके जो हैं वो रिज़ल्ट की डेट्स जो हैं वो भी अनाउंस हो गई हैं। और डेट के अनाउंस होते ही जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू हो जाता है। तो क्या है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये कुछ नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स का एक सेट रहता है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो भी उस प्रक्रिया में शामिल होती हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को गाइड करता है कि उन्हें जो है इस पीरियड के दौरान जो है वो क्या क्या करना है, क्या क्या वो कर सकते हैं और क्या क्या वो नहीं कर सकते इलेक्शन के पूरे पीरियड के दौरान। यानी राइट फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन टिल द डेट ऑफ रिजल्ट, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं उसकी एक गाइडलाइंस बनाई गई है, कुछ नॉर्म्स हैं। वो नॉर्म्स का जो एक सेट है उसको हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। ठीक है, इवॉल्व विद कंसेंसस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज टू अबाइड बाय द प्रिंसिपल एम्बॉडीड इन सैड कोड एंड बाइंड देम टू रिस्पेक्ट एंड ऑब्जर्व इन इट्स लेटर एंड स्पिरिट। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई कानून के थ्रू लाया गया है, और ऐसा नहीं है कि ये किसी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर जो है इसको लाया गया है। ना ही ये कानून के द्वारा आया है, ना ही ये सुप्रीम कोर्ट की या किसी अदर कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर आया है, बल्कि ये आता है पॉलिटिकल पार्टीज़ खुद जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के साथ बैठकर जो हैं ये डिसाइड करती हैं कि हमारे इलेक्शन के कैंपेन के दौरान कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए जो कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर एप्लीकेबल हों, ताकि जो है इलेक्शन जो है वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो सके। तो ये कंसेंसस जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड इलेक्शन कमीशन के बीच में उसके बेसिस पर बने हैं। इसका कोई भी लॉ बैकिंग जो है वो नहीं है, ना ही इसकी कोई सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर ये बना है। अब इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करने की ज़िम्मेदारी किसकी रहती है? तो ये ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रहती है। जैसे ही कल डेट्स अनाउंस हुई हैं तो इलेक्शन कमीशन की अब ये अथॉरिटी रहती है कि इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करवाया जाए, और जो भी इसकी वायलेशन करेगा उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए। क्या एक्शन लिया जाएगा ये भी हम आगे वीडियो में देखेंगे, क्या इलेक्शन कमीशन कर सकता है और कितनी इसकी पावर है या नहीं है। लेकिन जो भी इसके अंदर किसी को वायलेशन के लिए किसी को अगर पनिश करना है तो वो अथॉरिटी जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास रहती है। ठीक है,
और उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये भी इंश्योर करता है कि कोई भी पावर में अगर कोई इंसान है तो वो किसी ऑफिशियल मशीनरी का यूज़ जो है वो ना कर सके, और दूसरी कोई भी माल प्रैक्टिस ऐसी इलेक्शन को लेके कोई ऑफेंस या दूसरी करप्ट प्रैक्टिस जो है इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर ना हो। ये पूरी ध्यान जो है ये रखा जाता है, और ये जिम्मेदारी किसकी रहती है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी रहती है। और सबसे मेन पॉइंट जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर वो यही है, पहले भी मैंने आपको बताया कि ये कब से लागू हो जाता है और कितनी देर तक ये रहता है। तो जिस दिन जो है डेट इलेक्शन की अनाउंस होती है, यानी आपकी 16 अगस्त को जो है ये डेट्स अनाउंस हुई हैं, आप याद रखिएगा। और ये कब तक लागू रहता है, 16 अगस्त से जब तक रिज़ल्ट नहीं हो जाता उस पूरे स्टेट के अंदर, या अगर लोकसभा के इलेक्शन है तो पूरे इंडिया में जब इलेक्शन का रिज़ल्ट नहीं अनाउंस होता। जैसे जम्मू कश्मीर की अगर आप बात करो तो 4 अक्टूबर को आई थिंक इसका रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस होना है, डेट कंफर्म कर लीजिए आप। तो ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पीरियड रहेगा ये आपका 16 अगस्त से, जब से डेट अनाउंस हुई है तब से लेकर 4 अक्टूबर तक, जब तक इसका रिज़ल्ट नहीं हो जाता। 4 अक्टूबर है या 6 अक्टूबर है ये देख लीजिएगा आप। तो इस पूरे पीरियड के बीच में जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये लागू रहेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपको तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप या प्रीलिम्स में आपको सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वो यही रहता है कि कब से लेके कब तक जो है इसका टेन्योर जो है वो रहता है। ठीक है, कितना टाइम के लिए रहेगा। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की ज्यूरिसडिक्शन कितनी है, तो जैसे ये असेंबली इलेक्शन है तो असेंबली इलेक्शन जो है ये स्टेट के अंदर ही होते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर स्टेट में या हरियाणा के स्टेट में, तो इसकी कितनी ज्यूरिसडिक्शन रहती है, तो इस पूरी स्टेट के ऊपर जो है ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहेगा 16 अप्रैल से, जैसे मैंने बताया डेट ऑफ अनाउंसमेंट 16 अगस्त से लेकर जो है आपकी 4 या 6 अक्टूबर जब तक डेट ऑफ रिजल्ट है। तो पूरी स्टेट के ऊपर जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तब तक लागू रहेगा। और अगर जैसे कि हमने लोकसभा इलेक्शन देखे हैं तो लोकसभा की ज्यूरिसडिक्शन जो है वो पूरी कंट्री की आ जाती है, तो वो पूरी कंट्री में लागू रहता है। इसी तरह अगर किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी के वोट हो रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी के वोट हो रहे हैं, तो वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में लगा रहेगा, पूरी स्टेट में नहीं लगेगा। तो जहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन की प्रोसेस हो रही है, उस पूरी ज्यूरिसडिक्शन में जो है ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एप्लीकेबल रहता है। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ओरिजिन कहाँ से शुरू हुआ, तो देखिए 1951 से जब हमारे इलेक्शन स्टार्ट हुए, तो 1951 में जब इलेक्शन की प्रोसेस स्टार्ट हुई तो तब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जैसी कोई भी चीज़ जो है वो नहीं थी। कोई भी कुछ भी कर सकता था, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर पावर में थी तो वो कहीं भी कुछ भी कर सकती थी, कोई इशू नहीं था। लेकिन वही बात है कि 1950 से लेकर 1960 का जो पीरियड है इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को खुद रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं एक कोड होना चाहिए, एक रूल्स होने चाहिए जो कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इस इलेक्शन के पीरियड के दौरान, इलेक्शन के टाइम के दौरान जो है फॉलो करें, जिससे कोई भी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी कोई ऐसी ना हो जिसको कोई एक्स्ट्रा एज जो है वो मिले, ताकि हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और इलेक्शन जो है वो हर किसी को अपना कैंपेन करने का बराबर मौका मिले, ताकि हर किसी के जीतने के चांसेस जो है वो बराबर बन सके। ऐसा ना हो कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी पावर की वजह से जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट किसी चीज़ का उठा सके और दूसरी पार्टी जिनके पास पावर नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सके और अल्टीमेटली पहले से ही जो है उनकी हार जो है वो तय हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए 1960 में जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ये सारी इकट्ठी होती हैं और ये खुद जो है इलेक्शन कमीशन के पास जाती हैं और उनको कहती हैं कि एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए जो कि सब पॉलिटिकल पार्टीज ऑब्जर्व करें। और इसकी शुरुआत 1960 में जो है केरला के असेंबली इलेक्शन जो है उसमें से होती है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठकर जो है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम करते हैं। और 1962 से लेकर पहले 1960 में केरला असेंबली में जो है वो कोड लागू किए जाते हैं, उसको पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉलो करती हैं और 1962 से लेकर जो है लोकसभा इलेक्शन में भी जो है हल्के फुल्के कानून के साथ साथ जो है इसको आगे बढ़ाया जाता है। हालांकि जो आज के टाइम में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जितनी हम रिस्पेक्ट करते हैं उतनी रिस्पेक्ट उस टाइम तब भी नहीं की जाती थी 1962 के पीरियड में। लेकिन थोड़े बहुत कानून, क्योंकि नई प्रक्रिया थी तो सारी चीज़ें जो हैं वही है कि जब हम आजमाते हैं तो हमें पता चलता है कि लूप होल क्या है और उसके बाद हम उन लूप होल्स को जो है फर्दर करेक्शन के लिए भेजते हैं। ठीक है, तो 1962 में केरला में सबसे पहले यूज़ हुए, 1962 से लेके फिर लोकसभा के इलेक्शंस में इसको धीरे धीरे जो है
वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई। लेकिन 1962 से लेकर 1951 का जो पीरियड था, इसमें इन कानून को उतनी सीरियसली से नहीं लिया जाता था जितना पोस्ट 1990s के पीरियड में जो है, पोस्ट 1990 पीरियड से लेकर आज तक इसको जितना सीरियस लिया जाता है। इससे पहले जो 60 से 90 का पीरियड था, इसमें इतना सीरियसली नहीं लिया जाता था। कुछ पार्टीज इसको फॉलो करती थी, कुछ नहीं भी करती थी। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहते थे, वो जो वायलेशन करती थी पार्टीज, उन के ऊपर इतना स्ट्रिक्ट एक्शन ले नहीं पाते थे, जिसकी वजह से पार्टीज जो थी वो खुली रह जाती थी। लेकिन 1991 के बाद क्या होता है कि एक चीफ जस्टिस हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर आते हैं, TN सेशन, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, इनकी पिक भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो TN सेशन साहब, आइए मैं आपकी पिक दिखाता हूँ पहले इनकी। ये हैं TN सेशन साहब। ये 1990 से लेकर 1996 के बीच में जो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं भारत के रहते हैं, TN सेशन साहब। और ये जो हैं ये बताते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ जो भी उस टाइम 1990 1991 के सेक्शन में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन करती हैं, ये उनको प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू जो है ये समझाते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है और इलेक्शन कमीशन की पावर जो है आर्टिकल 324 में क्या क्या है। यानी ये जो हैं इम्प्लिसिट पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं वो यही सोचते हैं कि हमारे पास पावर नहीं है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, क्योंकि लॉ बैकिंग नहीं है, तो इसमें हम किसी को सज़ा नहीं दे सकते। लेकिन TN सेशन साहब जो हैं इम्प्लिसिट रूल्स जो हैं, यानी इम्प्लिसिट हम कह सकते हैं कि जो कि डायरेक्ट आपके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में उसके लिए कोई सज़ा नहीं है, लेकिन ये आर्टिकल 324 के अंदर उसको लिंक्ड करके उसके थ्रू पनिशमेंट निकाल सकते थे। और इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये बताया कि भाई ये वायलेशन होगी तो आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर अगर हम कोई सज़ा नहीं दे सकते, तो इस आर्टिकल के तहत जो है या इस पर्टिकुलर सेक्शन के दौरान थ्रू जो है हम डायरेक्टली ना से इनडायरेक्टली हम आपको ये सज़ा दे सकते हैं। और उसके बाद जाकर जो है एक रेवोल्यूशन आता है और 1990 के बाद जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके अंदर थोड़ा तो कहीं नहीं डर पैदा होता है और उसके बाद जो है वो इन कोड्स को प्रॉपर फॉलो करना स्टार्ट करती हैं। और 1990 के पीरियड के बाद ही जाकर जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अच्छी तरीके से मानना स्टार्ट करती है। ठीक है, तो कोड को जो है रीनेम किया जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। पहले उसको कोड ऑफ कंडक्ट्स के नाम से ही जाता था 1990 से पहले, तो 90s के बाद जो है इसको नाम दिया गया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और इसमें और स्ट्रिंजेंट तरीके से यानी और सख्ती से जो है अब इसके साथ डील करना स्टार्ट करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और 90 के बाद जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है कि एक रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिनको एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ऑब्जर्व कर रही हैं। इससे पहले जो है उतना इसको तवज्जो नहीं दी जाती थी। हालांकि इसको काफ़ी डिमांड उठी है कि इसको जो है लॉ इसके पीछे बनाया जाए, ताकि क्योंकि लॉ अगर बैक होगा तो उसके साथ उसके थ्रू जो है इनमें अच्छी सज़ा दी जा सकती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोई भी लॉ जो है अभी तक 1990 से डिमांडें उठ रही हैं। अलग अलग लॉ कमीशन 17 लॉ कमीशन ने भी ये कहा कि इसको लॉ बैकिंग देनी चाहिए, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ऐसी कोई तवज्जो नहीं दी गई। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद भी जो है ये नहीं चाहता कि इसके पीछे लॉ बैकिंग हो। क्यों लॉ बैकिंग नहीं चाहता इलेक्शन कमीशन? क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमें इलेक्शन की प्रोसेस जो है वो 45 डेज़ एवरेज 45 डेज़ के अंदर अंदर हमें डेट ऑफ अनाउंसमेंट से लेकर रिजल्ट के बीच की डेट जो है वो 45 डेज़ में हमें जो है पूरा कर देना पड़ता है। और अगर लॉ बैकिंग होगा और कोई भी इसकी वायलेशन करता है तो आपको पता है कि कोर्ट में केस चला जाएगा। कोर्ट में केस चला जाएगा तो इलेक्शन प्रोसेस पर स्टे मिल जाएगा। सबसे पहले जब तक फैसला नहीं हो जाता तो इलेक्शन प्रोसेस स्टे हो जाएगी। और आपको पता है कि कोर्ट के फैसले आने में कितना वक्त लग जाता है, तो वो डिले जो है वो इलेक्शन में हमें देखने को मिलेगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी ये चाहते हैं कि इसके पीछे कोई लॉ बैकिंग ना हो और हल्के फुल्की जो सज़ा दी जाती हैं, जो हम डिस्कस करेंगे आगे, वो क्या ही कर सकते हैं, वो सज़ा से ही फिलहाल काम चला सकते हैं। हाँ, कोई एक्सट्रीम लेवल की वायलेशन करेगा तो उसको मैंने कहा कि आर्टिकल 324 के तहत या फिर IPC की कुछ सेक्शन है उसके तहत भी उनको सज़ा दी जा सकती है। ठीक है, TN सेशन जी का नाम याद रखिएगा। इन्होंने सच में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर क्या क्या पावर यूज़ कर सकता है एक इलेक्शन कमीशन, वो उसके बारे में बताया था। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर नहीं कर सकती पॉलिटिकल पार्टीज़, ये चीज़ें याद रखिएगा कि जो पार्टी पावर में होती है वो अपनी ऑफिशियल पोजीशन का यूज़ नहीं कर सकती कैंपेन की। ये नहीं है कि आज जो चीफ मिनिस्टर है वो अपने स्टेट के सारे एम्प्लॉयज़ को कहेगा कि जाओ मेरे लिए कैंपेन करो,
ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑफिशियल मशीनरी का कोई यूज़ नहीं करना, ऑफिशियल पोजीशन का यूज़ नहीं करना है। दूसरा है कि पॉलिसीज़ वगैरह कोई अनाउंस नहीं कर सकते, यानी आज 16 अगस्त को अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है तो उसके बाद कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर होती, जैसे हमारे यहाँ पर तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट गवर्नमेंट अगर होती, कोई चीफ मिनिस्टर होता, तो वो अब पॉलिसी कोई जो है या कोई स्कीम जो है वो अनाउंस नहीं कर सकता था। ऐसा नहीं है कि आज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा और कल चीफ मिनिस्टर साहब बोलें कि एक मैं ऐसी स्कीम आज अनाउंस कर रहा हूँ कि हर किसी को 10-10 हज़ार रुपया जो उसकी जेब में दिया जाएगा, तो वो तो एक लुभाने वाली प्रैक्टिस होगी, तो वो चीज़ नहीं कर सकते आप। जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा, कोई भी स्कीम आप सरकार जो मौजूदा सरकार रहेगी वो अनाउंस नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद सरकार के खर्चे पर कोई एडवर्टीज़मेंट जो है वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती, फंड जो है उनके बिल्कुल सीज़ कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो है मिनिस्टर रिफ्रेन फ्रॉम कंबाइनिंग ऑफिशियल विजिट विद इलेक्शन वर्क, ठीक है। इलेक्शन विजिट्स को और ऑफिशियल काम जो है उसको जो है पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है उसको अलग रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑफिशियल मशीनरी का यूज़ नहीं करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। कोई गाड़ी इलेक्शन के कैंपेन के लिए आप, ऐसा नहीं है कि चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो सरकारी गाड़ी पर चले जाएँ या सरकारी जहाज़ पर चले जाएँ, अपना ही खर्चा जो है वो करना पड़ेगा उनको, ठीक है। रूलिंग पार्टी जो है गवर्नमेंट के रिसोर्स को नहीं यूज़ कर सकती हो, और इक्वल एक्सेस जो है हर एक अपोजिशन पार्टी को भी उतनी ही फैसिलिटीज़ देनी है जितनी आप पावर में पार्टी को दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसकी क्या वैल्यू है, कितनी लीगल बैकिंग इसकी है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है इसकी कोई भी लीगल बैकिंग नहीं है, किसी कानून के थ्रू जो है ये नहीं बना है, जैसा मैंने आपको बताया है। सिर्फ मॉरल कंसेंसस जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के और इलेक्शन कमीशन के बीच में, उसके थ्रू जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनता है। और अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की आप ब्रीच कर रहे हो तो कोई लीगल एक्शन आप पे नहीं हो सकता। एक्सप्लिसिट कोई नहीं हो सकता। हाँ, इम्प्लिसिट जो है आप अदर सेक्शंस के थ्रू जो है लिंक करके आप इनको जो है वो सज़ा दे सकते हैं, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये इंश्योर करता है कि कोई भी अगर इस की ब्रीच कर रहा है, इस टॉपिक के अगेंस्ट जा रहा है, तो उसको एक नोटिस सबसे पहले तो इशू किया जाता है कि आपने ये क्यों किया, और उसके बाद वो रिटन रिस्पॉन्स जो है वो जो भी एक्यूज होगा वो रिटन रिस्पॉन्स देगा, और उसके बेसिस पर जो है अगर सेटिस्फाइड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो ओके, अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो थोड़े बहुत एक्शन ले सकता है। सबसे जो कॉमन एक्शन लिया जाता है कि उनको जो है कोई भी रैली करने से जो है वो रोक दिया जाएगा, रैली नहीं करने दी जाएगी, उनको पॉलिटिकल कैंपेन्स में पार्टिसिपेशन नहीं करने दिया जाएगा। ये जो होते हैं कुछ मेजर एक्शन है जो वो कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अपार्ट फ्रॉम इट आज तक कोई इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया नहीं गया है, बस यही है कि रैली के लिए रोक दिया जाएगा, कैंपेन आप नहीं कर सकते हैं, आपको फंड्स यूज़ करने की परमिशन जो है वो आपकी वो कट कर दी जाएगी। तो इतनी हल्की फुल्की सज़ा ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में दी जा सकती है। अदरवाइज़ जो है इसके अलावा कोई इतना स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं दिया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की एक गाइडलाइन ये भी है कि आप रिलीजन के बेस पर वोट नहीं मांग सकते। लेकिन आप देख सकते हैं कि जितने भी कैंपेन होते हैं, मोस्ट ऑफ द कैंपेन रिलीजन बेस, कास्ट बेस, यही इसी के बेसिस पर ही भारत की पॉलिटिक्स चलती है। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर जो है कोई भी एक्शन जो है नहीं लिया जाता। बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जब अपोजिशन पार्टी अगेंस्ट हो जाती हैं किसी के बयान के, तो तब जाकर इलेक्शन कमीशन जो है बस ज़्यादा से ज़्यादा किसी को कैंपेन करने से रोक देगा। इसके ऊपर जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर इतना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता, क्योंकि वही बात है कि लीगल बैकिंग एक नहीं है, और दूसरा है कि अगर एक्शन लिया जाएगा तो फिर वो कोर्ट में केस जाएगा, डिले होगा, और इतना ज़्यादा वक्त जो है वो किसी के पास नहीं। तो टीएन सेशन साहब इनको भी याद रखिएगा बिल्कुल। जो आपकी आइडेंटिटी कार्ड थे सिस्टम, पहले आपको जब ये आए थे 1990s में, इससे पहले आइडेंटिटी कार्ड जो है नहीं थे, वोट डालने आप जाते थे, आपके पास इलेक्शन कार्ड नहीं थे, आपकी जगह कोई और भी वोट डाल सकता था। लेकिन जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड इलेक्शन वोट डालने के लिए वो जो सिस्टम लाया था वो भी इन्होंने ही लाया था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में हमने इतना पढ़ा है। कल की वीडियो में जो कल का जो द हिंदू का बेस्ट एडिटोरियल होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा। थैंक यू।